हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्रिया शरीर पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर जो है धातु एवं धातु पोषण न्याय। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में धातु पढ़ेंगे और दूसरी वाली वीडियो में हम धातु पोषण न्याय डिटेल में देखने वाले हैं, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर शॉर्ट आंसर में और लॉन्ग आंसर में पूरे चांसेस होते हैं धातु पोषण न्याय के आने के। तो हम सबसे पहले धातु। धातु क्या है? धातु हम मॉडर्न में किसी को रिलेट करते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक। अब धातु को पढ़ने से पहले हम कह रहे कुछ पॉइंट समझ लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी डिपेंड अपॉन बैलेंस स्टेट ऑफ दोज धातु एंड मल। यानी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है, यानी जब जो क्रिया शरीर होती है, जो फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, वो तीन चीज़ पर डिपेंड कर रही है। कौन कौन से? दोज, धातु और मल। अब दोष क्या होते हैं? देखो, दोष क्या होते हैं? ये मेन बायो एनर्जीज विच कंट्रोल ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। दोष मेन बायो एनर्जीज होती है। ठीक है। दोष क्या होते हैं? ये मेन बायो एनर्जीज होती है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो किसकी वजह से आती है? ठीक है, दोष की वजह से आती है। और यही कंट्रोल करते हैं जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है। जो भी हमारे अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? इन दोष की वजह से हो रही है। तो दोष क्या है? दोष एक मेन बायो एनर्जीज होती है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी की एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे हम काम कर पाते हैं, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ या कुछ भी कर पा रहा हूँ, वो किन की वजह से है? दोष की वजह से है। ठीक है। और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कैसे, जैसे खाना हमारे अंदर पच रहा है, बहुत सारे केमिकल्स हैं। ठीक है। और मुझे जो स्ट्रेंथ, मेरी जो ताकत है, मैं मेरे जो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, वो सब ये सारी किसके अंदर आ जाती है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती है। और इन सबको करता कौन है? कंट्रोल कौन करता है? दोष करता है। ठीक है। तो ये दोष कितने प्रकार का होता है? ये दोष होता है 3 प्रकार का। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। देखो, वात वात देखो, वात क्या होता है? वात दोष क्या होता है? जो रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट हमारी बॉडी में, जितनी भी प्रकार की मूवमेंट हो रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वात दोष। जैसे मैं चल पा रहा हूँ, मैं अपने हाथ चला रहा हूँ, या फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो भी किसके अंडर हो रहा है? कहीं ना कहीं वात दोष की वजह से ही हो रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि जब ये, देखो अभी मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन के बारे में भी जो आपके दिमाग में आता है, कि जब सारी हमारी जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, जो इतनी भी बायो एनर्जीज हो रही है, वो दोष की वजह से हो रही है, यानी फिर दोष को, इनको हम दोष क्यों बोल रहे हैं? दोष का भी मैं रीज़न बताऊंगा क्यों हम इन्हें दोष बोलते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इनका क्या क्या फंक्शन है। जैसे हमने बात का देख लिया, जितनी भी मूवमेंट होगी हमारी बॉडी में, ठीक है, और इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हो, वो किसकी वजह से होती है? वात दोष की वजह से होती है। जैसे कि हम मल का त्याग करते हैं, ठीक है, जो मल का मतलब त्याग करते हैं वो भी वात की वजह से करते हैं। हम बोल पाते हैं वो भी वात की वजह से कर पाते हैं। हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, छोड़ पाते हैं, वो भी वात की वजह से कर पाते हैं। ठीक है। फिर आता है पित्त। पित्त दोष का क्या काम होता है? डाइजेशन का, टेम्परेचर का कॉम्प्लेक्शन है। मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव रिलेटेड काम होता है वो पित्त की वजह से होता है। मतलब डाइजेशन अच्छा होगा यानी पित्त आपका अच्छा होगा। ठीक है। टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है वो भी पित्त करता है। जैसे नॉर्मल डिग्री आपका टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? पित्त करता है। कॉम्प्लेक्शन मतलब जो आपका वर्ण है, जो आपकी स्किन का कलर है, अगर आपकी स्किन का कलर अच्छा है तो मतलब आपका जो पित्त है वो सही है। अगर मान लो, अगर आपको इस जो फोड़ी फुंसी हो रही है वो भी किसकी वजह से हो रही है? पित्त दोष की वजह से हो रही है। फिर हम बात करते हैं कफ। कफ बोले तो हम स्ट्रेंथ। ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा कफ कफ दोष होगा, मतलब जितना ज़्यादा कफ अच्छा होगा उतनी ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ होगी। ठीक। ये तो हो गई हमारे इन 3 टाइप, यानी 3 दोष के टाइप जो जो हमारी बॉडी में काम करते हैं। फिर बात आती है कि फिर इनको हम दोष क्यों बोल रहे हैं? जब ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, पूरी बायो एनर्जीज है, पूरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर हम इन्हें दोष क्यों बोल रहे हैं? दोष बोलने का कारण ये है कि ये बहुत जल्दी दूषित हो जाते हैं। मतलब अगर वात दोष थोड़ा सा भी दूषित हो गया तो वो हमारी व्याधि को उत्पन्न कर देता है। वो कैसे करता है वो तो हम देखेंगे ही। बस आप इतना समझो, ये दोष हमारी पूरी बॉडी को एक्टिविटीज कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन इनके थोड़े बहुत भी अनकंट्रोल होने से, यानी थोड़े बहुत भी दूषित होने से, या फिर आर का गलत सेवन करने से अगर वो दूषित हो जाते हैं तो बहुत जल्दी वो व्याधि को उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनके दोष की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक। अब हम बात करते हैं धातु की। धातु क्या होते हैं? धातु जैसे मैंने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में, या फिर दो जो धातु होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारी बॉडी के। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये होता है, जैसे हर एक बिल्डिंग में एक ब्लॉक होता है, फिर दूसरा ब्लॉक होता है, उसी तरह हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। यानी कि इन्हीं से ही हमारी जो शरीर है, बॉडी है, उन्हीं से मिलकर बनी होती है धातु से। अब ये धातु कितने प्रकार की होती है? ये होती है 7 प्रकार की। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु। रस धातु को हम प्लाज्मा भी बोलते हैं। जो प्लाज्मा जो कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर होता है वो प्लाज्मा, और लिम्फ जो ब्लड से अलग होता है। तो रस को हम प्लाज्मा और लिम्फ से कहीं ना कहीं कोरिलेट कर लेते हैं मॉडर्न से। देखो, मैं कह तो देता हूँ कि ये रस को हम प्लाज्मा कह देते हैं, लिम्फ कह देते हैं, पर आपको ये 100% श्योर नहीं मानना है कि आयुर्वेद में कह रहा है कि आयुर्वेद में जो रस है वो मॉडर्न में प्लाज्मा लिम्फी होगा। बस हम कहीं ना कहीं समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ऐसा समझ लेते हैं, पर आप 100% श्योर मत कह देना कि रस ही प्लाज्मा है।
ठीक है। और रक्त जैसे कोरिलेट कर ले ब्लड से, और मांस को मस्कुलर टिश्यू यानी जो मसल्स होती है आपकी, मेद को एडिपोज टिश्यू यानी जो फैट होता है उससे मेद को कोरिलेट करते हैं, अस्थि यानी बोन्स, मज्जा यानी बोन मेरो से, ठीक है, और शुक्र यानी सेक्स हार्मोन। तो ये हमारी बॉडी में 7 प्रकार की धातु ही होती है। फिर हम बात करते हैं मल की। मल मतलब जो एक्सीडेटिव वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो एक्सीडेटिव वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे जो आपने खाना खाया उस पचने के बाद जो आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम बोलते हैं मल। और ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। मूत्र, पुरीस और स्वेद। मूत्र यानी जो टॉयलेट, पुरीस यानी फीकल मैटर, स्वेद यानी स्वेट। तो ये 3 प्रकार का होता है, मूत्र, पुरीस, स्वेद, यानी तीनों ही ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। देखो मल का मतलब यही मैं समझना, ये हमेशा वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी का कोई काम नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जैसे मान लो जैसे पुरीस है, पुरीस मतलब जो आपका फीकल मैटर है, अगर वो जरूरत से ज़्यादा निकल जाएगा ना आपकी बॉडी से तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी। जैसे आपने डायरिया के केस में देखा होगा कि उसमें क्या होता है, मल बहुत ज़्यादा निकल जाता है, भाई मल रुकता ही नहीं है, मल रुकेगा नहीं आपके एनस में, और बहुत ज़्यादा रेक्टम और एनस में नहीं रुकेगा मल, और बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप बहुत कमज़ोर फील होते हो। जब भी तो डॉक्टर आपको सॉल्ट देते हैं, ठीक है, ORS देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि आपकी बॉडी में जो सॉल्ट्स है यानी इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी कमी ना हो। तो यह समझ लेना, मल का मतलब यही मैं समझना, केवल वेस्ट प्रोडक्ट, मैंने कि हमारी बॉडी में मल का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मल का पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा मल बाहर निकल गया तो आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है। तो इतना आप ध्यान रखना। तो आप धातु को समझने से पहले क्या चीज़ समझे हो, देखो मैंने क्या बताया था, इस चैप्टर में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, धातु और धातु का पोषण न्याय। धातु क्या होते हैं वो तो हम ही समझेंगे। धातु को समझने से पहले हम अपनी फिजियोलॉजिकल, जो हमारी फिजियोलॉजिकल है ना, हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वो डिपेंड करते हैं 3 चीज़ों पर, दोष, धातु, मल। दोष, धातु और मल, इन 3 चीज़ों को हमने अच्छे से देख लिया। दोष क्या होते हैं, धातु क्या होती है और मल क्या होती है, ठीक। और मैं देखो अभी दोष, धातु, मल से अगर आपने एक रचना शरीर में पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक श्लोक आता है हमारे चैप्टर फर्स्ट में, रचना शरीर के पेपर 1 में, शरीर उपकर्मण्यय शरीरम, वो चैप्टर है, इसका नाम इसी तरह है, जिसमें बताया गया है दोष, धातु, मल, मूलम ही शरीरम, यानी दोष, धातु, मल, मूलम ही शरीरम, ये हमारे शरीर के मूल होते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कर, और ये हमारे शरीर को मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम जहाँ पर रचना शरीर में आएगा वहाँ पर देखेंगे। तो अब इतना तो हमने बता दिया, दोष क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, मल क्या होते हैं। तो अब ये दोष, धातु, मल, अगर ये दोष, धातु, मल अगर साम्य अवस्था में हो, साम्य अवस्था मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, ठीक है, यानी बैलेंस हो, तो आरोग्य रहेंगे। आरोग्य मतलब हेल्थी कंडीशन, डिजीज फ्री, ठीक है। तो और डिजीज फ्री रहेंगे तो सुख की प्राप्ति। देखो सुख की प्राप्ति का मतलब है कि, सुख की प्राप्ति का मतलब ये नहीं है कि आपको संसारिक सुख मिला, सुख की प्राप्ति का मतलब यही है कि अगर आप निरोग हो, कोई रोग नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, तो उसको बोलते हैं सुख की प्राप्ति। रियल में कह रहा है सुख की प्राप्ति यही होती है सुख का मतलब, लेकिन आप कुछ और ही सुख का मतलब बना देते हो, गर्लफ्रेंड का होना, पैसे का होना, ठीक है, मोह, ये सब आप सुख बना देते हो। लेकिन सुख क्या है, आरोग्य, यानी कि डिजीज फ्री लाइफ ही आपकी सुख है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, दोष, धातु, मल, जो मैंने लिख रखा DDM, दोष, धातु, मल अगर इस साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो कैसे रहेंगे हम, आरोग्य रहेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सुख की प्राप्ति। फिर हम बात करते हैं दोष, धातु, मल की, यानी ये दोष, धातु और मल यानी DDM अगर विकृत अवस्था में है, विकृत मतलब डिसबैलेंस, भाई विकृत मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी दोष, धातु, मल अगर डिसबैलेंस है, विकृत अवस्था में है, तो आपको रोग हो जाएगा, और जब भी रोग होता है दुख की प्राप्ति होती है, यानी दुख, ठीक है। तो इतना मैंने आपको समझा दिया इस चैप्टर को, सॉरी इस पेज में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट पेज की। देखो अब नेक्स्ट पेज में हम क्या समझने वाले हैं, हम समझने वाले दूष्य। दूष्य नहीं है, दूष्य है। अब दूसरे क्या होते हैं, देखो दूसरे से समझने से पहले हम दोष देख लेते हैं। जो दूषित करे उसको हम दोष बोलते हैं, जो दूषित करे वो दोष बोलते हैं। वात, पित्त, कफ, जो हमने 3 दोष बताए थे ना कि हमारी बॉडी में दोष होते हैं, 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। यही कह रहा है सारी जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज यही कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन इनके दूषित होने से ही, मतलब ये थोड़े बहुत घट गए, बढ़ गए, तो ये हमारे शरीर को दूषित करने लगते हैं, तो इसलिए इनको दोष भी कहते हैं। यानी दोष क्या होते हैं, जो दूषित करे, वात, पित्त, कफ, ठीक है। इसको अभी आप निगलेक्ट करो, यहाँ पर समझो, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करा करो, जो पेज पे लिख रहा है वो ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, ठीक है। दोष क्या होते हैं, जो दूषित करे, और ये कितने प्रकार के होते हैं, वात, पित्त, कफ। यानी वात, पित्त, कफ अगर थोड़ा बहुत बढ़ गया, थोड़ा बहुत घट गए, तो ये हमारी बॉडी को क्या करेंगे, दूषित करने लग जाएंगे। तो फिर क्या होते हैं, दूषिया। दूसरे क्या होते हैं, जो दूषित होते हैं, एग्जाम्पल धातु और मल, एग्जाम्पल धातु और मल, मतलब दूसरे क्या होते हैं, जो दूषित होते हैं। देखो दोष क्या कर रहे थे, दूषित कर रहे थे, और दूसरे क्या हो रहे थे, दूषित हो रहे थे। तो अगर आपको समझ में आया होगा, देखो हमारी बॉडी में मान लो वात, पित्त, कफ है, ये वात, पित्त, कफ क्या है, दोष है, और ये वात, पित्त, कफ दोष है ना, ये दोष क्या करेंगे, इन धातु और मल को दूषित करेंगे। तो इतना समझना आप।
जो बॉडी के वात पित्त कफ है ना, वो क्या करते हैं, धातु और मल को दूषित करते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ अभी कोई कॉपी में, देखो। जैसे मान लो अगर आपकी बॉडी में वात बढ़ गया, ठीक है, वात बढ़ गया, तो वात क्या है, दोष है भाई, वात बढ़ गया यानी ये दोष बढ़ गया, ठीक है। अब ये किसको दूषित करेगा, ये दूषित करेगा आपकी धातुओं को, आपकी धातुओं को। आपकी धातु कौन सी है, रस को, रक्त को, मांस को, मेद को, अस्थि, मज्जा, शुक्र को। यानी हुआ क्या, वात के बढ़ने की वजह से जो आपकी बॉडी की जो धातु है उनको दूषित करेगा, और किसको दूषित करेगा, मल को दूषित करेगा, ठीक है। अब ये दोष क्या कर रहा है, इन धातु और मल को दूषित कर रहा है। ये धातु और मल जो दूषित हो रही है उन्हीं को हम बोल देते दूष्य है, ठीक। आप एक रीजन ये भी पूछ सकते हो, सर वात क्यों बढ़ा है। देखो वात क्यों बढ़ा है, वात बढ़ा है हमारे आहार विहार के सेवन से, ठीक है। मान लो आपने ऐसे आहार विहार यानी ऐसा खाने का सेवन किया जो बहुत ज़्यादा रुक्ष हो, बहुत ज़्यादा लघु हो, और बहुत ज़्यादा रुक्ष और बहुत ज़्यादा लघु होने की वजह से किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसमें गुण होते हैं, ये होते हैं वात के गुण। भाई अगर आप ऐसे आहार विहार का सेवन करोगे जो रुक्ष हो, लघु हो, तो इनकी वजह से आपकी बॉडी में वात का प्रकोप हो जाएगा। और वात के प्रकोप होने की वजह से वात क्या करता है, जो धातु और मल होती है उनको क्या है, दूषित करने लग जाता है। जो धातु और मल होती है उनको दूषित करने लग जाता है, ठीक है। और धातु और मल दूषित होंगी तो आपको क्या हो जाएगी, व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने क्या बताया, दोष क्या होते हैं जो दूषित करते हैं, यानी ये वात पित्त कफी क्या है, दोष है। ये किसको दूषित करेंगे, धातु और मल को। तो धातु और मल को हम क्या कहते हैं, दूष्य कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, देखो धातु यानी त्रिदोष धातु, देखो देखो धातु त्रिदोष से प्रकोपित होती है, यानी जो धातु है, देखो यहाँ पर ऐसे लिख दिया थोड़े, धातु से, देखो यहाँ पर देखो, धातु त्रिदोष से प्रकोपित होती है। जो धातु होते हैं तीन दोष, वात पित्त कफ, इन्हीं से तो ये धातु प्रकोपित हो रही है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, दूष्य कहते हैं। और जब दोष दूसरे के साथ मिल जाता है तो व्याधि उत्पन्न कर देता है। ये दोष क्या हो गए, वात पित्त कफ हो गए, दूसरे क्या हो गए, धातु और मल। यानी वात पित्त कफ इतने ज़्यादा बढ़ गए, वो अब आपकी धातु और मल को दूषित करने लग जाएंगे। और जब भी आपकी बॉडी में धातु और मल दूषित हो जाते हैं तो किसको उत्पन्न करते हैं, वो उत्पन्न करते हैं व्याधि को। देखो अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो थोड़ी आप कम करके भी समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म क्या है, मतलब वो किस तरह से आपको व्याधि उत्पन्न हो गई, भाई किस तरह से दोषों ने दूसरे के साथ मिलकर किस तरह से व्याधि को उत्पन्न कर दे, वो वाली मैकेनिज्म हम देखेंगे। जैसे निदानों का सेवन, आपने दूषित आहार विहार का सेवन किया, ठीक है। तो दूषित आहार विहार के सेवन करने से आपका दोष का प्रकोप हो गया। ये दोष कोई सा भी हो सकता है, वात भी हो सकता है, पित्त भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है। यदि आप रुक्ष और लघु आहार विहार का सेवन करोगे तो वात का प्रकोप हो जाएगा। यदि आप गर्म चीज़ों का सेवन करोगे, उष्ण चीज़ों का सेवन करोगे, तीक्ष्ण सेवन करोगे तो पित्त का प्रकोप हो जाएगा। कफ यानी कह रहा है अगर आप गुरु चीज़ों का सेवन करोगे, मंद चीज़ों का सेवन करोगे तो आपके कफ की वृद्धि हो जाएगी, यानी कफ दोष का प्रकोपित हो जाएगा। यदि इनमें से कोई भी दोष प्रकोप होता है तो ये क्या करता है, ये दूषित होने से क्या करता है, दूसरे के साथ मिल जाता है, यानी कि धातु और मल को दूषित करने लग जाते हैं। धातु और मल को दूषित करने लग जाते हैं जिसको हम बोलते हैं दूष्य। और दोष दूसरे के साथ मिलकर उत्पन्न कर देता है व्याधि। ये हम अच्छे से और कहाँ पर समझेंगे, षट क्रिया काल में अच्छे से समझेंगे, जो कि लास्ट में आएगा। तो इतना आप समझ लो, आपके लिए बहुत है। तो अब हम बात करते हैं, देखो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स है, यानी कि बॉडी के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से। जैसे आपने मॉडर्न में भी पढ़ा होगा कि जो कुछ हमारे आइज़ होती है, हाइट्स होती है, कोई माता की वजह से आता है, कलर पिता की वजह से आता है, हेयर्स माता की वजह से आते हैं। और आप कहते भी आपके परिवार में, अरे ये तो अपने पापा पे गया है, मम्मी पे गया है, इस तरह से बोलते हैं ना, तो वही है। यानी जब शुक्र और शनि का सहयोग होता है उसे गर्भ की उत्पत्ति होती है। जो एक गर्भ बना है इसमें जो भाव आएंगे, उसमें जो अवयव यानी स्ट्रक्चर आएंगे वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता की वजह से आएंगे। और हमारा आयुर्वेद क्या बताता है, इन्हें डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सा अंग कह रहा माता की वजह से आता है, कौन सा पिता की वजह से आता है। जैसे बताया गया है पिता की वजह से आने वाले भाव कौन कौन से होंगे, जैसे कि अस्थि यानी जो बोन्स होंगे वो पिता की वजह से आएंगे। शुक्र यानी जो स्पर्म होगा वो तो पिता की वजह से आएगा। और केस, श्मश्रु और लोम मतलब जितने भी बॉडी के हेयर्स होंगे, चाहे आपकी स्काल्प के हेयर हो, चाहे आपकी दाढ़ी के हेयर्स हो, चाहे आपकी बॉडी के हेयर हो, जितने भी हेयर्स आएंगे वो आपके पिता के भाव की वजह से आएंगे। नख, दंत और सिरा। नख यानी ये और दांत आप जानते हो, सिरा यानी जो वेन्स होती है, ठीक है। और धमनी भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, सिरा और धमनी, ठीक। स्नायु और कंडरा, स्नायु मतलब टेंडन्स होते हैं, स्नायु मतलब लिगामेंट्स होते हैं, और कंडरा मतलब टेंडन होते हैं। देखो अगर आपको किसी को आयुर्वेद का किसी भी हिंदी का मतलब नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको इंग्लिश में आपको बता दूंगा। तो क्या हुआ, पितृज भाव में कौन कौन से, अस्थि, शुक्र, केश, लोम, नख, दंत, सिरा और स्नायु, कंडरा। आप कहोगे सर क्या हमको ये रटने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या कि जितने भी हार्ड ऑर्गन हमारी बॉडी में आते हैं वो पिता की वजह से आते हैं। जैसे कि अस्थि क्या हार्ड है, वो तो पिता की वजह से आएगा ही। और शुक्र तो आप जानते हो वो तो पिता की वजह से ही आना है। और जितने हमारी बॉडी के हेयर्स है वो भी पिता की वजह से आना है। नख
भाई आप कहोगे हेयर्स कहाँ से मजबूत है, हेयर्स कहाँ, भाई अगर आप अपने हेयर्स को बीच में से तोड़ के देखोगे तो पता चल जाएगा वो कितना मजबूत होता है। ठीक है, नख यानी कि जो ये नख है, ये दांत है, ये सिराई, ये भी कितने मजबूत होते हैं, तो ये भी पिता की वजह से आते हैं। फिर स्नायु और कंडरा ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये लिगामेंट और टेंडन तो ये तो पिता की वजह से आएंगे ही आएंगे। अब हम बात करते हैं मात्रज भाव की। मात्रज भाव की मतलब ये है कि जो भी धातु वगैरह मदर से ड्राइव्ड होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मात्रज भाव। जैसे कि मांस हो गया, रक्त हो गया, मेद हो गया, मज्जा हो गया, हृदय, नाभि, यकृत, पिलिया, गुद और आंतरिक इंटेस्टाइन की हम बात करें, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं माता की वजह से आता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो जितने भी हमारी बॉडी में सॉफ्ट ऑर्गन है, ठीक है, वो किससे आते हैं, हमारी माता की वजह से आता है। देखो मांस कितना सॉफ्ट होता है, रक्त सॉफ्ट होता है, मेद सॉफ्ट होता है, मज्जा सॉफ्ट होता है, हृदय सॉफ्ट होता है, नाभि, यकृत, पिलिया। देखो यकृत मतलब लीवर, पिलिया मतलब स्प्लीन, नाभि मतलब अम्बलाइकस, गुद यानी एनस जानते हो, आंत्र मतलब इंटेस्टाइन। अगर आपको कोई भी आयुर्वेद के नाम का मतलब नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि गूगल पे बहुत कम मिलती है ये सब चीज़ें। ठीक, तो अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है धातु। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने धातु को समझने से पहले दोष क्या है, धातु क्या है, मल क्या है, ठीक है, दूष्य क्या है, और कौन कौन से ऐसे बॉडी के पार्ट है, स्ट्रक्चर्स है जो हमारे अपने माता पिता से मिले, वो सब चीज़ देखी है। अब हम देखने वाले हैं धातु। ठीक है, धातु क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में, हम कोरिलेट करते हैं किसे, मॉडर्न से। ठीक, तो अब धातु होती क्या है, जो शरीर को धारण पोषण करे, जो शरीर को धारण मतलब जो शरीर का स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, शरीर का स्ट्रक्चर बनाए, मांस हो गया, रक्त हो गया, ठीक है, और ये हड्डियां हो गई, ये सब क्या बना रही है, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर ही तो बना रहे हैं। अगर ये साथ धातु नहीं हो, भाई ये मांस ना हो, ये रक्त ना हो, ठीक है, ये मेद ना हो, ये शुक्र ना हो, तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी ना। तो शरीर का जो भी स्ट्रक्चर बना रहा है वो कौन बना रही है, धातु बना रही है। और पोषण यानी जो शरीर का पोषण कर रही है वो भी कौन बना रहा है, वो भी कौन कर रही है, धातु ही कर रही है। अब पोषण कैसे कर रही है, देखो पोषण को समझो। भाई हमने क्या बताई, हमारी बॉडी में 7 प्रकार की धातु होती है, जैसे रस धातु हो गई। अब ये रस धातु की उत्पत्ति करती है रक्त की, ठीक है, और ये रक्त ही क्या करता है, पूरे शरीर को पोषण करता है। भाई रक्त मतलब ब्लड, और ब्लड ही तो क्या करेगा, सारी सेल्स को ऑक्सीजन देगा। तो आप कह सकते हैं जो धातु होती है वो शरीर का पोषण करने का भी कार्य करती है। अब हम बात करते हैं धातु की निरुक्ति को। देखो मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती, कभी कभी तो कोई टीचर से या फिर कोई बुक्स में क्या लिखता है, निरुक्ति का मतलब ये लिख देते हैं कि वो किस शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, जो संस्कृत में आप बोलते हैं ना, धातु प्रत्यय, कृत्य, इन शब्दों से मिलकर बनाता है। कहीं कहीं सीधा इसका जो व्युत्पत्ति में जो पॉइंट लिखे होते हैं इसका मतलब लिख देते हैं। ठीक है, मैं इसका श्योर नहीं हूँ उसमें क्या लिखना है क्या नहीं, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक। पर आप ये याद कर लेना, वैसे निरुक्ति का मेरा जो अपना राय है ये है कि निरुक्ति का मतलब होता है वो किस चीज़ सबसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे संस्कृत में धातु हो गए ना, कि इस धातु में ये प्रत्यय लगाने से कह रहा है ये चीज़ बनेगी। जैसे जैसे धातु है तो धातु में अगर तुम प्रत्यय लगा दोगे तो धातु मिलकर बन जाएगा। ठीक है, और ये कितने आपको याद करने, वो आपको संस्कृत में पता लग जाएगा कौन कौन से प्रत्यय है, यानी किन किन धातु की आपको निरुक्ति याद करनी है। तो अब हम निरुक्ति में देखते हैं। देखो निरुक्ति में अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जो व्युत्पत्ति वाला पॉइंट है ना, इसका मतलब क्या होता है वो वाला लिखा है। तो यहाँ पर आप इसको काट के व्युत्पत्ति भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको निरुक्ति व्युत्पत्ति से बचना है तो सीधा परिभाषा लिखो, सीधा आप इसका इंट्रो लिख दो, परिचय लिख दो, आप परिभाषा करके लिख सकते हो। जैसे कि धारणत धाता, धारणत धातु, इसका ये मतलब हो गया शरीर को धारण करने वाले को धातु कहते हैं, यानी जो शरीर को धारण करता है। धारण मतलब जो शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है उसी को तो हम धातु कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं संख्या की। धातु की कितनी संख्या होती है, देखो धातु 7 प्रकार की होता है, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु। इसको मैंने मॉडर्न में आपको बता दिया है। रस को कह रहा है प्लाज्मा और लिम्फ से कोरिलेट कर सकते हो, रक्त को ब्लड से, मांस को मस्कुलर सिस्टम से, मेज को एडिपोज टिश्यू से, अस्थि को बोन से, मज्जा को साइनोवियल फ्लूइड से या फिर बोन मैरो से, शुक्र को आप रिप्रोडक्शन या सॉरी सेक्सुअल या टेस्टोस्टेरोन से बोल सकते हो आप, तो इनसे कोरिलेट कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं धातु के कर्म, यानी जो 7 धातु है इनके क्या कर्म्स होते हैं। देखो अगर आपने एक श्लोक पढ़ा होगा तो प्रीणम जीवनम लेपनम स्नेम धारण पूर्ण गर्भ उत्पादन तातु न श्रेष्ठ कर्म कर्मात स्मरण। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। इसका क्या मतलब होता है, प्रीणम जीवनम लेपनम। देखो यहाँ पर सिक्वेंस से धातु लिखी है, रस धातु, रक्त धातु, आप सिक्वेंस से लिख लेना कि रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, इतना लिखोगे। अस्थि धातु, मज्जा धातु एंड शुक्र धातु। तो अब आपके लिए आसान हो जाए, क्यों, क्योंकि प्रीणन करने का कौन कार्य करता है, रस। प्रीणन का मतलब होता है जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है वो रस। रस मतलब जो भी आप खाना खाते हो तो उसका जो रस ही तो बन जाता है भीतर जाके, और वो रस ही तो रस से ही तो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो रस क्या क्या काम करता है, प्रीणन, यानी न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने का कौन करता है, प्रीणन यानी रस करता है। जीवनम, जीवनम का मतलब होता है ऑक्सीजन की सप्लाई। फिर रस के बाद क्या आता है, रक्त, तो रक्त यहाँ पर लिख दो, मांस यहाँ पर लिख दो, मेद यहाँ पर लिख दो, अस्थि यहाँ पर लिख दो, मज्जा यहाँ पर लिख दो एंड शुक्र यहाँ पर लिख दो। तो
और रक्त का काम क्या होता है? जीवन करना। जीवन मतलब वही ऑक्सीजन का, भाई ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? आपका ब्लड करता है, तो जीवन देने का कार्य कौन कर रहा है? आपका रक्त कर रहा है। फिर हम बात करते हैं लेपन। लेपन मतलब कि आपकी जो बॉडी को कवरिंग करने का कौन काम करता है? मांस करता है, तो मांस। अब हो गया मेद। मेद क्या करा? फैट, यानी स्नेहन करने का कार्य कौन करता है? स्नेहन मतलब जो आपकी बॉडी में एक लुब्रिकेशन, एक फैट की तरह डिपोजिशन होता है, वो कौन करता है? मेद करता है। और अस्थि क्या करती है? धारण करने का काम करती है। अब अस्थि धारण करने का तो काम करती है भाई, आपकी जो बॉडी के जो मांस है, सिरा है, मेद है, उन सबको किस पे धारण कर रही है? वो किससे जुड़े हुए होते हैं? वो आपकी अस्थि से जुड़े हुए हैं, तो धारण करने का कार्य कौन करती है? अस्थि। फिर बात करते हैं हम पूर्ण। पूर्ण मतलब कह रहा है कि फिल करने का, जो कैविटी है उनको फिल करने का। जैसे कि आपके जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है, तो वो किससे होता है? भाई बोन मैरो तो सिक्रेट, भाई बोन मैरो तो इसके अंदर सारी सेल्स को बनाता है। भाई देखो, जैसे दो जॉइंट से, ये जो जॉइंट है, इन दो जॉइंट के बीच में कुछ फ्लूइड भरा होगा, ये कैविटी है, इस कैविटी को फिल करने का कौन काम करेगा? मज्जा काम करेगा। तो अब बात करते हैं गर्भ उत्पादन। और गर्भ उत्पादन करने के लिए तो आप जानते ही हो सब, इसमें तो स्पेलिस्ट हो। शुक्र, ठीक है। धातु न श्रेष्ठ कर्म कर्म स्मरण, ये धातु के श्रेष्ठ कर्म होते हैं, और ये कैसे होते हैं? क्रम से होते हैं, सिक्वेंस से होते हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, रस प्रेरण काम करने का, रक्त जीवनम का, मांस लेपनम का, मेद स्नेहन का, और ये इंग्लिश में भी मैंने आपके लिए लिख दिया ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। फिर हम बात करते हैं पंच महाभूत संगठन की, यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी में 7 धातु है, कौन से पंच महाभूत से मिलकर बना हुए होते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, हमारी बॉडी में पंच महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अगर आप सीक्वेंस याद करते हैं तो सबसे आपका बेस्ट है। आपको करने करने क्या करना ही चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस के बिना काम नहीं चलेगा। याद कर लेना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो अब हम देखते हैं रस, कि रस में कौन सा पंच महाभूत होता है। अगर आप बात करते हो रस में पंच महाभूत की, तो वो होता है जल। रस में देखो भाई, रस कैसा होता है? भाई आपने रस देखा होगा, आपने जूस पिया होगा, ठीक है, वो भी कैसा होता है? लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट यानी जल होता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा, जैसे मैं समझाता हूँ वैसे समझने की कोशिश करो ध्यान से। रक्त हो गया भाई, रक्त, रक्त में 2 महाभूत होते हैं, जल प्लस अग्नि। जल प्लस अग्नि, अब कैसे याद रखोगे? देखो कैसे याद रखोगे, जब भी आपके कहीं कट लग जाता है तो आपको वहां पर उष्ण और गर्मी सी, बड़ी मिसमिसी सी कुछ इस तरह से फील होती है ना भाई, वही अग्नि की वजह से होती है। इससे आपको पता लग जाता है जो रक्त में कह रहा है कि जल प्लस अग्नि भी है। भाई ब्लड तो लॉस हो रहा है, वो जल तो आपको दिख गया, द्रव पदार्थ है। अग्नि को कैसे महसूस होगा? जब भी कहीं कट लगता है, देखना कितना उष्ण, कितना गर्म हो जाता है, ठीक है, कितना गर्म गर्म फील होता है, तो अग्नि। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और मास में कौन से महाभूत याद रखोगे? भाई मास है, ये पूरा बॉडी का जो मास है, ठीक है, इसमें तो पृथ्वी महाभूत होता है, कितना भारी होता है। फिर हम बात करते हैं मेद की। मेद में जल और पृथ्वी होता है। मेद यानी जो फैट होता है, इसमें क्या होता है? जल और पृथ्वी। जब आप रचना शरीर में एक चैप्टर पढ़ोगे त्वचा वाला, तो उसमें बताया जाता है जब आप स्किन की लेयर को थोड़ा खुरचते हो ना, तो सबसे जो पहली लेयर में थोड़ा सा पानी होता है, थोड़ा सा लिक्विड पोर्शन होता है। तो इससे आप ध्यान रख लोगे कि जब भी आप स्किन की हल्की सी लेयर को हटाओगे तो पानी पानी सा आता है, तो जल होता है। और मेद फैट होता है, फैट भारी तो होगा ही, ठीक। भाई पृथ्वी तो आपको याद हो जाएगा, भाई फैट भारी होगा। जल कैसे याद होगा? कि स्किन को अगर थोड़ी सी करते हो तो पानी सा आ जाता है हल्का सा, आप महसूस भी कर सकते हो, कभी कभी आपने महसूस भी किया होगा। फिर हम बात करते हैं अस्थि। अस्थि पृथ्वी होती है, वायु होती है, ये तो आपको पता लग गया भाई, पृथ्वी तो हो गई, भाई अस्थि भारी तो होगी। वायु कैसे याद करोगे? भाई खुद फील करो ना इस चीज़ को। भाई अस्थि कैसे होती है? भाई अस्थि भारी होती है, लेकिन अंदर से कैसे होती है? खाली होती है। भाई कोई भी अस्थि होगी वो कैसे होती है? वो भाई भारी तो पृथ्वी, यानी भारी होगी, यानी पृथ्वी महाभूत तो होगा, लेकिन अंदर से क्या होती है? खोखली होती है। आपने देखा भी होगा, जो अगर आपने डाइसेक्शन वाले या फिर हड्डी को देखा होगा, तो वो अंदर से कैसे होते? खाली होती है। अंदर से खाली क्यों होती है? क्योंकि जो इसके अंदर आर्टरीज, वेन है, वो वहाँ जाकर ब्लड की सप्लाई कर सके, इसलिए वो अंदर खाली भी होती है। और बहुत ज़्यादा हमारे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल हड्डी के अंदर ही तो ये सब बनते हैं। फिर हम बात करते हैं मज्जा। मज्जा क्या है? साइनोवियल जो फ्लूइड है, फ्लूइड कैसा होगा? द्रव पदार्थ है, जल हो जाएगा। शुक्र तो आप जानते ही हो, जल। तो इस तरह से आप कह रहे हैं इनके पंचबाहुल संगठन को भी याद कर सकते हो। देखो अगर आप रटने से ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं जैसे लिखा है नोट्स देख लेते हैं और रट लेते हैं, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं होने वाला। जो मैंने लिख रखा है उनको आप एक बार समझ लीजिए, फिर तो आप इन नोट्सों को चाट डालो और आप आराम से फोड़ दोगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह आपके काम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपधातु, जो और ज़्यादा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपधातु जितने भी आप चैप्टर पढ़ोगे, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, उन सब में एक ही चीज़ पूछी जाएगी। जैसे रस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो रस के उपधातु लिखे, रस के पंचमहाभूत संगठन लिखे, रस का कर्म लिखे। जो ये मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये अगले अगले चैप्टरों से रिलेट कर जाएंगे। इससे आपका होगा क्या, बहुत सारे चैप्टरों में आप 6-7 पॉइंट तो यहीं से लिख डालोगे। जैसे उपधातु क्या होती है, मतलब धातु से ये बनती है। उपधातु जो शरीर का केवल पोषण धारण करते हैं, पोषण नहीं करती, यानी कि शरीर का स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन करने में काम आती है, पोषण करने में काम नहीं आती। जैसे कि रस की उपधातु बताई गई है स्तन्य और आर्तव। अब स्तन्य क्या होते हैं? स्तन्य यानी जो ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, यानी जो गर्भवती महिला का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है,
ठीक है, इसको हम स्तन्य बोलते हैं। आर्तव क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड। ठीक है, आर्तव क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड होता है। स्तन्य क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क। तो ये किसकी उपधातु है? रस की ही उपधातु होती है स्तन्य और आर्तव। और आप देख रहे हो स्तन्य आर्तव किसका काम कर रहे हैं? शरीर को धारण करने के, स्ट्रक्चर बनाने में काम कर रहे हैं, और ये भी कोई पोषण करने में काम नहीं कर रहे हमारे शरीर को। ठीक है, अब ये मत सोचना इस्तेमाल यार दूसरे को, ये तो किसी बच्चे को कर रहा है ना, आपको थोड़ी कर रहा है। और आर्तव है वो तो बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, तो ये पोषण कैसे काम करेगा? ठीक, अब हम बात करते हैं रक्त की। रक्त की दो धातु होती है, कंडरा और सिरा। कंडरा को हम क्या बोलते हैं? टेंडन, और सिरा को हम बोलते हैं वैन। कंडरा यानी टेंडन, सिरा यानी वेन। तो किसकी उपधातु हो जाएगी? रक्त, कंडरा और सिरेन। ये आपको याद करने को रट लेने, चाहे कैसे भी याद करो, ये तो आपको याद करने ही करने हैं। बिना इनके याद करने कोई काम बनेगा नहीं, आपको रटो कुछ भी करो। फिर हम बात करते हैं मांस। मांस की दो उपधातु बताई गई है, वसा और त्वचा। वसा और त्वचा। फिर हम बात करते हैं मेद की। देखो वसा क्या होता है? फेट होता है। त्वचा आपकी स्किन होती है। और मेद की जो उपधातु है, मेद की उपधातु क्या है? स्नायु यानी लिगामेंट। यानी देखो इस उपधातु से मतलब आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं जो आपकी बॉडी की धातु उन्हीं से मिलकर ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? उपधातु, यानी कि धातु से बनने वाले, तो उपधातु। ठीक, अब मेद का कौन होगा? स्नायु यानी लिगामेंट हो गए। अस्थि का दंत हो गया, यानी कहीं ना कहीं अस्थि से ही दंत। भाई दंत जो हड्डी है, भाई अगर आप अपने दांत को टच करोगे वो क्या हड्डी तो है, वो भी दंत। तो अस्थि का जो उपधातु दंत हो गई। मज्जा के उपधातु केश हो गया, और शुक्र का उपधातु ओज हो गया। देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट नोट आपको याद इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारे जितने भी बताइए, तो स्तन, आर्तव, कंडरा, सिरा, वसा, त्वचा और स्नायु, ये सात जो देखो सात धातु ही थी और सात ही उपधातु है। ये कितने हो जाएंगे? सात ही उपधातु है। तो सात धातु और सात उपधातु है। ठीक, इतना आपको ध्यान रख लोगे। ये किसने माने? अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक ने माने हैं। और आचार्य चरक ने दंत, केश और ओज को, दंत, केश और ओज को आचार्य चरक ने नहीं माना है। आचार्य चरक ने नहीं माना। देखो इस आचार्य चरक से हमें एक चीज और बात याद आ गई। जब भी हम क्रिया शरीर की बात करेंगे मोस्टली आचार्य चरक जी की बात करेंगे, और जब भी हम रचना शरीर की बात करेंगे तो मोस्टली सुश्रुत की बात करेंगे। और हमने वहां पर रीजन भी बताया था सुश्रुत की हम बात क्यों करते हैं, क्योंकि आपने बताया था कि शरीर में सुश्रुत ही श्रेष्ठम, कि शरीरम सुश्रुत श्रेष्ठम, यानी कि शरीर, यानी जो शरीर में कौन श्रेष्ठ होता है? सुश्रुत श्रेष्ठ होता है। तो सुश्रुत की बात मानते हैं। ठीक, तो मेडिसिन में कौन श्रेष्ठ होता है? चरक श्रेष्ठ होता है। यानी क्रिया शरीर में कौन श्रेष्ठ होगा? चरक श्रेष्ठ होगा। तो जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? जो भी हम बात करते हैं चरक के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल, यानी जो ये धातु है इनके क्या क्या मल होंगे। जैसे रस का मल क्या होता है? कफ होता है। रक्त का मल क्या होता है? पित्त होता है। इनको भी आप कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सकते हो। भाई रस को कैसे रिलेट कर सकते हो? कफ, कफानी स्ट्रेंथ को जो काम करता है इससे कोरिलेट कर लोगे। रक्त को कैसे कोरिलेट करोगे? भाई रक्त क्या होता है? मैंने बताया था, वही गरम गरम से होता है, उष्ण होता है। यानी पित्त भी कैसा होता है? उष्ण होता है। और मांस, मांस में क्या? खमल। खमल कहाँ का कमल? कान का, नाक का मल, यानी जो कान का, नाक का, इसमें जो मल निकलते हैं, ठीक है, वो किसका मल हो जाएंगे? मांस का। मांस में क्या मल है? मांस, खमल। तो मेद का कौन सा मल हो जाता है? स्वेद। भाई मेद में से आपके पसीना निकलता है। और अस्थि का कौन कौन सा मल है? केश, लोम और नख। मज्जा का नेत्र, पुरुष, त्वचा, स्नेह है। शुक्र का ओज। देखो ये आपको जो सबसे मैंने जो बना रखा है ना पूरा टेबल, अगर आपने याद कर लिया ना, यकीन मानो आप ये समझ लो कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ पॉइंट इसके लिख दोगे, जिसको आपको एक तरीका भी मिल जाएगा, किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आपको तरीका भी मिल जाएगा। और जब भी कोई टीचर ऐसा देखेगा ना, भाई यार इसने कर्म लिखी है, पंच महाभूत भी लिख दिया, किसी चैप्टर को धातु भी लिख दिया, मल भी लिख दिया, मतलब बच्चे ने पढ़ा तो है। फिर हम बात करते हैं जनरल फंक्शन ऑफ धातु एंड प्राकृतिक, ये तो मैंने बता ही दिया है। अब हम देखते हैं धातु पोषण कर्म। धातु पोषण कर्म में क्या देखते हैं, यानी कि किस तरह से इन धातु का पोषण हो रहा है। वे भी कैसा धातु होती है? भाई रस से रक्त, रक्त से मांस, ये धातु बन तो रही है, भाई बन तो रही होंगी, ठीक है। अब इनका पोषण कैसे हो रहा है, मतलब इनको न्यूट्रिएंट की सप्लाई कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है? आहार रस से, यानी जो भी आप खाना खाते हो उन्हीं से तो इनकी सप्लाई हो रही है। उसमें विटामिन होंगे, मिनरल होंगे, प्रोटीन होंगे। अब वो किस तरह से हो रही है वो हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखते हैं। जैसे आपने आहार लिया, आहार मतलब कोई भी खाना लिया, समोसा खाया, पिज्जा खाया, कुछ भी आपने खाया, XYZ प्रोटीन खाया, तो आपकी बॉडी में सबसे पहले जो एक अग्नि काम करती है, जठर अग्नि। देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारी बॉडी में 13 अग्नि होती है। कितनी अग्नि होती है? 13 अग्नि होती है। ये 13 अग्नि हमारे आहार रस को बचाती है, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले आ रहे हैं जठर अग्नि। आहार रस पे एक सबसे पहले जो अग्नि काम करती है वो होती है जठर अग्नि और 5 भूत अग्नि। 5 भूत अग्नि मतलब जो 5 महाभूतों की अग्नि होती है ना, आकाश अग्नि, वायु अग्नि, जल अग्नि, पृथ्वी अग्नि। जैसे आप खाना खाओगे तो इसमें एक जठर अग्नि और 5 भूत अग्नि काम करेंगी और इस आहार को किस में कन्वर्ट कर देंगी? आहार रस में कन्वर्ट कर देंगी, ठीक है। आहार रस आप ऐसे बोल सकते हो, वही मतलब आहार रस को आप ऐसे मान सकते हो, इसमें मतलब विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये जो भी है ऐसे बोल सकते हैं कि इन चीज़ को मिला के एक आहार रस हो गया, ठीक। और इस आहार रस पे कह रहा है कि अब हमारे पास धातुओं की अग्नि आएंगी।
अब इस आहार रस से रस बनेगा तो कौन सी अग्नि आएगी? रस अग्नि। रस से रक्त बनेगा तो कौन सी अग्नि आएगी? रक्त अग्नि। रक्त से मांस बनेगा तो कौन सी अग्नि आएगी? मांस अग्नि। यानी और मांस से बनेगा, मांस से मेद बनेगा तो कौन सी अग्नि आएगी? मेद अग्नि। यानी मांस को मेद अग्नि किस में कन्वर्ट कर देती है? मेद में। इसी तरह से सीक्वेंस चलता जाता है और यह इस तरह से हमें धातु का पोषण क्रम चला जाता है। तो यही तो हो रहा है, धातु का पोषण ही तो हो रहा है इस तरह से। यानी सबसे पहले जो धातु का फॉर्मेशन, धातु का पोषण होता है वो होता है रस, फिर रस से रक्त, इस तरह सीक्वेंस चला जाता है और सबसे लास्ट में जो पोषण होता है वो होता है शुक्र का। इससे आप ये भी पता लग रहा है कि इस तरह से पोषण हो रहा है। भाई पहले हमारी बॉडी में रस बना, रस से रक्त बन गया, रक्त से मांस बन गया। अब इसका अंदर का जो है किस तरह से कह रहा है कि ये रक्त बन गया, वो किस में पढ़ेंगे हम? धातु पोषण न्याय में पढ़ेंगे और अच्छे से। बस अभी तो हमने आपको एक फ्लो चार्ट बता दिया कि इस तरह से हो रहा होगा। इनके अंदर क्या मैकेनिज्म हो रही है वही तो हमको देखनी है। ये इसमें हम देखेंगे नहीं, इसमें इसको देखेंगे हम दूसरे अगली वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये बन गया, तो इससे हमें क्या पता लगा? क्या पता लगा कि धातु पोषण कर्म का पता लगा। तो टोटल कितनी अग्नि? 13 अग्नि होती है, 18 अग्नि होती है, 5 भूता अग्नि होती है, 7 धातु अग्नि होती है। और यही मिलकर कह रहा है कि हमारे धातु पोषण कर्म में रोल होता है जो शुक्र तक का इसका उत्पन्न कर देता है, यानी शुक्र तक की फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको तेज लगी हो तो फिर से थोड़ा मन करके आप सुन सकते हो। अगर अच्छी लग रही हो तो आप एक कमेंट कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बना रहता है, जिससे हमें लगता है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है और हमें इस तरह से अच्छी मेहनत करती रहनी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि